ये स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, कैसे चोट लगने पर थोड़ी देर बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। तो उसी के बारे में बातें करने चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या कि कभी कभी अक्सर होता क्या है कि हम चलते रहते हैं, हमें चोट लग जाती है, या फिर आकस्मिक दुर्घटना के कारण या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह में हमें क्या चोटें लग जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि खून बहने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह जाता है। अब अगर इस खून बहने को बंद ना किया जाए तो जो ब्लड है पूरे शरीर का लगभग लगभग अगर निकल जाएगा तो लास्ट में क्या हो सकता है कि यही कारण हो जाएगा कि शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। अन्यथा अगर उसको और भी ना बाद में भी नहीं बंद किया गया तो लास्ट में खून की कमी से मतलब व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि रक्त का बहना तो रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कहीं पर हमें चोट लग जाती है। तो ब्लड का थक्का बनना वहीं से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कहानी उसकी वहीं से स्टार्ट होती है। क्या, जैसे अचानक आकस्मिक रूप से कहीं हमें चोट लग गई, मान लेते हैं हम जा रहे हैं और अचानक हमारे पैर में चोट लग गई और वहां से क्या ब्लीडिंग होने लगी। अब ब्लीडिंग होने लगी तो ब्लीडिंग के अंदर जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई तो वहां से 2 से लेकर के 8 मिनट के अंदर 2 से लेकर के 8 मिनट के अंदर ब्लड का जो है वहां पर क्लॉट बन जाता है और हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अब उसी को हम समझेंगे कि ब्लड का क्लॉट क्या है। ब्लड का क्लॉट वास्तव में अगर हमें जानना तो बस यही इतना हम कहेंगे कि रक्त के बहने को बंद होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का बनना, ठीक है। अब रक्त का थक्का मान लेते हैं हमने कहाँ से शुरू किया कि हमें चोट लग गई। क्या लगी? चोट लगी। अब चोट लगेगी तो कहाँ लगेगी कि हमारे बॉडी में लगेगी। बॉडी में चोट लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो टिश्यूज थी, जो सेल्स थे, वो सारे फट गई, फ्रैक्चर हो गया उनका। टिश्यूज थे जो या फिर जो सेल्स थी उनका फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब चोट लगने के कारण से क्या हुआ कि टिश्यू में फ्रैक्चर जनरेट हो गया। क्या हुआ कि टिश्यू में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर होने से क्या हुआ, टिश्यू का फ्रैक्चर हुआ, इसका मतलब आप समझेंगे कि वहां पर सेल्स का भी फ्रैक्चर हुआ। सेल्स भी क्या हुई, सेल्स फट गई, सेल्स फट गई, ठीक है। ये इतनी बात आप तो जानेंगे। अब ब्लड की क्लॉटिंग कराएगा कौन, यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, जब सेल्स फटे तो उसका मतलब ब्लीडिंग होने लगी। तो अब रक्त के थक्का बनाने में आपको पता है कि ब्लड में क्या क्या उपस्थित होती हैं, तो प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। क्या? प्लेटलेट्स होती हैं और फिर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ये दोनों पॉइंट या फिर कहेंगे ब्लड की ये दोनों जो कंपोनेंट हैं, यही दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं भैया? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये खून बह रहा है, यहाँ से सेल्स फट गई, नसें फट गई, वहां से खून बहना अभी रुक नहीं रहा। तो अब वहां पर तुरंत एक्टिव हो जाती है ये यहाँ की प्लेटलेट्स और फिर प्लाज्मा। प्लेटलेट्स में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, इसका नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स बताया था। अब थ्रोम्बोसाइट्स में जो एंजाइम्स या फिर जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं 9% में, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो उन दोनों के एक्टिव होने से यहाँ पर सेल्स में एक जाल सा बन जाता है, वही जाल क्या कहलाता है, ब्लड का क्लॉट कहलाता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे किस तरह से वर्क करती हैं कि जाकर के लास्ट में खून का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ब्लड की क्लॉटिंग में कौन भाग लेता है, कौन हेल्प करती है, तो प्लेटलेट्स और फिर प्लाज्मा। अब इसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का सारा वर्क है इसमें ब्लड क्लॉट में। तो हम बताएंगे आपको क्या, ब्लड क्लॉट में ये प्लेटलेट्स में क्या उपस्थित होती है, थ्रोम्बोसाइट्स उपस्थित होती है। क्या? थ्रोम्बोसाइट उपस्थित होती हैं। और इसके बाद प्लेटलेट में क्या, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होती हैं। अब ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन, लिख लेंगे प्रोथ्रोम्बिन, फिर उसके बाद थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारी प्रोटीनें हैं। उसके बाद फिर ब्लड में हमारा एक और उपस्थित होता है, एक मिनरल्स होता है कैल्शियम आयन, उसके बाद और विटामिन के। क्या? विटामिन के। ये सभी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसमें, तो ब्लड के क्लॉट में। क्या? थ्रोम्बोसाइट हो गया,
फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, सॉरी थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम आयन, फिर उसके बाद विटामिन के। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो ब्लड की क्लॉटिंग में या फिर रक्त के थक्का बनने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपको बताना है कि कैल्शियम आयन या फिर कैल्शियम जो होता है ये रक्त के थक्के बनने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अर्थात ये मिनरल है, ये खनिज पदार्थ है। ठीक है, फिर कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का का निर्माण कराता है, तो वो कौन है, विटामिन के। कौन सा विटामिन है, विटामिन के। फिर उसके बाद कौन सी प्रोटीन है जो कि रक्त के थक्के के निर्माण में बहुत ज़्यादा कारगर होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो फाइब्रिनोजन। क्या बताएंगे, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो और इसके बाद इन सब का भी रोल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रोल जो निभाती है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन निभाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप बता देंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन, फाइब्रिनोजन, सबसे ज़्यादा मिनरल कौन उपस्थित होता है तो कैल्शियम आयन, और फिर कौन सा विटामिन उपस्थित होता है तो आपको बताना है विटामिन के रक्त के थक्के के निर्माण में हेल्पफुल होता है। ठीक, अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैल्शियम की बात आ गई तो ये भी जान लें कि कैल्शियम ही ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्या, कैल्शियम ही ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उसके बाद कैल्शियम में एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या कि हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम के कई रूप आपको अगर वहाँ पर दिए हैं ऑप्शन में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, फिर कैल्शियम फास्फेट दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट दिया गया है। इस तरह से अगर आपको आंसर में देना हो, मतलब आंसर करना हो, तो आप बताएंगे क्या कि हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या, कैल्शियम फास्फेट। ये पॉइंट हमने वहाँ पर बताया है, लेकिन फिर भी लिख लें कि कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट ये क्या है, ये ऐसा मिनरल है, ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पूरे शरीर में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर बात कर दी जाए आपसे कि ब्लड में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो ब्लड में लोहा पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बताएंगे ब्लड में कौन सा मिनरल उपस्थित होता है सबसे अधिक मात्रा में, तो आप बताओगे क्या कि आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, अब हमें जानना है कि ये सारे प्रोटीन्स और ये प्लेटलेट सभी मिल करके किस तरह से कार्य करते हैं और लास्ट में जाकर के बनाते हैं ब्लड का क्लॉट। तो ठीक है, हम कुछ स्टेजेस में बात करते हैं। स्टेज वन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। चोट लगी, आपको क्या लगी, चोट लगी, मतलब आपके टिश्यू फ्रैक्चर हुए, टिश्यू फ्रैक्चर होने के कारण से आपकी सेल्स क्या हुई, वो भी फ्रैक्चर हुई। अब उसी सेल्स में या फिर ब्लड में क्या उपस्थित है, थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड में क्या उपस्थित है, थ्रोम्बोसाइट उपस्थित हैं। ये थ्रोम्बोसाइट किसमें चेंज हुई, तुरंत इनका इंटरचेंज हुआ किसमें, तो ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। क्या बनाती है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम हम कह सकते हैं। ये क्या है, ये एंजाइम नहीं है, इनको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की सेल्स है जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, या थ्रोम्बोसाइट उसी का दूसरा नाम है, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट क्या करेंगी, चेंज हुई किसमें या फिर तुरंत किसका सेक्रेशन करी, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नाम की एक एंजाइम समझ लेते हैं। अब इसका सेक्रेशन की तो ये एंजाइम क्या किया, ये एंजाइम तुरंत 1 सेकंड या कुछ क्षण के अंदर रक्त में उपस्थित कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैल्शियम आयन से मिला, किससे मिला, कैल्शियम आयन से मिला, और यही कैल्शियम आयन से मिल करके ये क्या बनाते हैं, तो हम कहेंगे ये कैल्शियम आयन से मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान देंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाँ, यहाँ पर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, हम कहेंगे कि ये किससे मिलकर के बना, तो कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन कहाँ पर है, तो हम कहेंगे ब्लड में उपस्थित है। ब्लड में उपस्थित एक मिनरल है, ये क्या किया कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम से मिल करके क्या बना दिया, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। ये भी एक तरह का एंजाइम है। अच्छा, इसका एक दूसरा रूप है या फिर दूसरा नाम है, उसको भी जान लीजिए। इसको थ्रोम्बोकाइनेज नामक का एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है। क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है
कि कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को आपको नहीं बताना, अगर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन वहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो आपको बताना क्या रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसकी अपेक्षा से ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन ज़्यादा रोल निभाता है, मतलब ज़्यादा जो वर्क करता है उसी के बारे में आपसे पूछेगा। ध्यान रहे कि ज़्यादा जो वर्क करता है वही उसी के बारे में आपसे पूछेगा। तो आपको बताना क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ही ऐसा एंजाइम है, अथवा अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन ना दिया गया हो तो थ्रोम्बोकाइनेज बताएंगे। थ्रोम्बोकाइनेज ऐसा एंजाइम है जो कि रक्त के थक्के के निर्माण में हेल्पफुल होता है। तो पहली स्टेज में क्या हुआ कि स्टेज में जो आपकी थ्रोम्बोसाइट, आपको जो चोट लगी, टिश्यू जो फटे, वहाँ से थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं इनसे निकलता है क्या, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एंजाइम, जो कि कैल्शियम आयन से क्या करता है, क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज यहाँ पर पूर्ण हुई। और फिर यहाँ पर आइए हम दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं कि दूसरी स्टेज में क्या होता है। स्टेज जब सेकेंड आती है तो यही सेकेंड वाली स्टेज में जो यहाँ पर थर्मोकाइनेज नाम का एंजाइम बना है, अब ये क्या करेगा, ये एक एज ए कैटेलाइस्ट की तरह कार्य करेगा, किसकी, उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। कौन, ये थर्मोकाइनेज नाम का एंजाइम या फिर ये हम कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करेगा कि ब्लड में या फिर हमारी प्लाज्मा में, आपको हमने बताया कि कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं, तो निम्न प्रकार के प्रोटीन यहाँ पर लिखे थे। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पता होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही ये प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्या किस अवस्था में रहता है, तो हम कहेंगे वहाँ पर निष्क्रिय पड़ा रहता है। क्या, निष्क्रिय पड़ा रहता है, मतलब हमारी ब्लड में या प्लाज्मा में इसका वहाँ पर अब तक कोई कार्य नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही चोट लगती है ना तैसे ये सक्रिय हो जाता है, वो निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। मतलब ऐसे ही कि अगर इनका घर में कोई काम नहीं तो ये कभी ना कभी काम देंगे, तो कब, जब इम्पोर्टेंट का रोल आता है तब ये तुरंत उठ करके जाएंगे और उस काम को देखेंगे। तो यही काम है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, निष्क्रिय रहता है, लेकिन सक्रिय कैसे होता है, तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक आ जाता है। भाई झगड़ा हुआ तो तुरंत बताने वाले आ गए कि आपके घर में झगड़ा हो गया, तो इनको पता चली जैसे तैसे ही उठ करके वहाँ से भागे, कैसे उठ करके भागे, मतलब ये निष्क्रिय अवस्था से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, अपने एक सामान्य रूप से विकराल रूप धर लेते हैं, और उस विकराल रूप का नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है, थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाते हैं। अर्थात प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या है, तो थ्रोम्बिन भी वही प्रोटीन है। यहाँ पर जो ये प्रोटीन है, यहाँ पर लिख लीजिए निष्क्रिय प्रोटीन, निष्क्रिय प्रोटीन, वहां पर भी प्रोटीन है लेकिन ये अब सक्रिय हो गया है। क्या हो गया है, सक्रिय हो गया, सक्रिय प्रोटीन है, सक्रिय प्रोटीन है। ये क्या है, सक्रिय, मतलब अब यहाँ पर ये एक्टिव हो गया, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हम कहेंगे थ्रोम्बोकाइनेज नामक की प्रोटीन की एंजाइम की उपस्थिति में। इन्होंने आकर के इन्हें भड़काया, इन्हें बताया कि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, तो ये तुरंत उठे और इसमें चेंज हो गए, मतलब हम कहेंगे सक्रिय हो गया अपना कार्य करने के लिए। अब देखो सेकेंड वाली स्टेज यहीं पर समाप्त होती है। थर्ड वाली स्टेज में देखेंगे कैसे स्टेज थर्ड स्टार्ट हो जाती है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, हाँ अब यहाँ पर देखो ये जो सक्रिय प्रोटीन बनी है ये तुरंत जाएगी हमारे प्लाज्मा के पास। फिर से प्लाज्मा में तो है ही है, लेकिन प्लाज्मा में भी और भी प्रोटीन उपस्थित है। क्या हमने बताया था कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या उपस्थित है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना। अब ये क्या है, ये प्रोटीन है, लेकिन बात क्या है कि ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये हमारी प्लाज्मा में घुलित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, घुलित अवस्था है। यहाँ पर लिखेंगे कि ये यहाँ पर घुलनशील अवस्था में है, घुलनशील अवस्था में, ध्यान देंगे, घुलनशील अवस्था मतलब रक्त के साथ ये भी बहते चले जा रहे हैं, रक्त में घुले हुए हैं, प्लाज्मा में घुले हुए हैं, लेकिन वही बात है कि ये अपना रूप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें मालूम नहीं है कि ये हम अपना रूप चेंज कर सकते हैं। तो इन्हें होश कौन दिलाने आता है, तो होश दिलाने आता है यहाँ पर सक्रिय प्रोटीन। ये सक्रिय प्रोटीन आया, वो क्या करेगा, इनके साथ मिलेगा या फिर इनको उकसाएगा कि आपके घर में ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपकी बॉडी में इस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, आप जाओ तुरंत उसे रोको। तो ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है अभी घुलनशील अवस्था में है, तो
तो ये सक्रिय जो यहाँ पर प्रोटीन बना है थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये यहाँ पर एज ए कैटेलिस्ट काम कर जाता है, उत्प्रेरक की भांति काम कर जाता है। तो ये इनको अयोक्साया और ये तुरंत चेंज हो जाते हैं अघुलनशील प्रोटीन में। किसमें? अघुलनशील, मतलब रक्त से तुरंत अलग होने लगते हैं, रक्त से तुरंत अलग होने लगते हैं। जो अभी उसमें मिक्स थे, पूरी तरह से घुलित अवस्था में थे, अब क्या होगा, अब इनका अलग रूपांतरण होगा, मतलब ये अब रक्त में घुलेंगे नहीं, अब ये क्या करेंगे, तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में चेंज होता है, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। किसमें? फाइब्रिन तंतु कहते हैं, क्या फाइब्रिन फाइबर्स भी कह सकते हैं, फाइब्रिन फाइबर या फिर फाइब्रिन तंतु इनको कहते हैं, फाइब्रिन तंतु। अब ध्यान से देखेंगे कि ये फाइब्रिन तंतु क्या है भैया, फाइब्रिन तंतु वो है एक तरह का रेशेदार पदार्थ, जाले जैसा कहेंगे, धागे नुमा ये पदार्थ है फाइब्रिन तंतु। अभी तो ये यहाँ पे घुलनशील है, लेकिन फाइब्रिन तंतु में चेंज हुआ किसकी सहायता से, तो हम कहेंगे थ्रोम्बिन की सहायता से। इन्होंने क्या किया, इनको इसमें चेंज किया। अब ये क्या हुए, अब ये घुलनशील नहीं अघुलनशील हो गए। अब इसमें हमने क्या बताया, फाइब्रिन तंतु में चेंज हो गए। फाइब्रिन तंतु क्या है, एक कहेंगे जाल की तरह या फिर धागे की तरह संरचना है। अब क्या करेगा, जहां चोट लगी है तुरंत ये वहां पर पहुंचेंगे, जहां चोट लगी, जहां से ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत ये फाइब्रिन तंतु वहां पर पहुंचेंगे और वही अपना प्रभाव दिखाने शुरू कर देंगे, मतलब जाल बिछाना शुरू कर देंगे, फटाफट जाल बिछाना शुरू कर देंगे। तो चौथी स्टेज में क्या होता है कि फाइब्रिन फाइबर्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, कि क्लॉट्स में चेंज हो जाते हैं, नेट बना लेते हैं। जहां पर आपको चोट लगी, मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पर कहीं पर चोट लगी, तो तुरंत आकर के यहाँ पर जाल जैसी एकदम महीन पतली संरचना है जैसे जाल बना लेंगे और वहां से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। बस इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का बनना, है ना। तो चौथी स्टेज में आप यहाँ पर चौथी स्टेज भी लिख सकते हैं। चौथी स्टेज में क्या हुआ कि ये फाइब्रिन तंतु क्या हुआ, थोड़ा हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे घुलनशील अवस्था को। फाइब्रिन तंतु जो है ये क्या किया, ये अब किसमें क्या बनाएगा, तो क्लॉट बनाएगा या फिर जाल बनाएगा, है ना, फाइब्रिन जाल बनाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे ही, फाइब्रिन जाल। अब इसी जाल को ही क्लॉट कहा जाता है, क्या क्लॉट कहा जाता है, या फिर इसी जाल को थक्का भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थक्का का मतलब क्या है कि ब्लड एक जेली नुमा बन जाता है, मतलब वहां से रक्त बहना बंद हो जाता है, जेली जैसा पदार्थ बन जाता है, उसी को थक्का कहते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है। द फाइब्रिन तंतु जो है वो चोटग्रस्त स्थान पर जाकर के क्या बना दिए, जाल बिछा दिए अपना, कि अब किसी को यहाँ से गुजरना नहीं है। और जैसे ही ब्लड वहाँ से नहीं गुजरा तो हम कहेंगे कि ब्लड का बहना बंद हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गई। तो उसी को हमने क्या कह दिया कि उस समय तुरंत वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन के बारे में आपसे यही है कि ब्लड का क्लॉट जो है कौन सा एंजाइम आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आपको यहाँ पर बताना रहेगा कि थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आपको बताना होगा कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर यही 2-4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर और आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा खनिज पदार्थ के बारे में आपसे कैल्शियम आयन। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ब्लड का क्लॉट लगभग कितने समय में पूर्ण हो जाता है, ब्लड का क्लॉट कितने समय में पूर्ण हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है लगभग 2 से 8 मिनट में पूर्ण हो जाती है। किसमें, 2 से 8 मिनट, मतलब यदि अब कहीं पर शरीर में चोट लग जाती है तो 2 से 8 मिनट के अंदर वहाँ पर रक्त का थक्का बन ही जाएगा, रक्त का थक्का बन जाता है और वहाँ पर ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो ये टाइम आप याद रख लेंगे। अब यहाँ इसके अंदर कभी भी रक्त का बहना बंद हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने बताया था कि एक कौन सा विटामिन भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था, विटामिन के। क्या, विटामिन के कहाँ पर रहेगा, तो ये विटामिन के भैया यहाँ पर इसके साथ आ जाता है, किसके, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्या मिल जाता है, विटामिन के। अब ये इसका क्या काम है, ये इसका सेक्रेशन करवाता है, किसका, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का सेक्रेशन कौन करवाता है, तो विटामिन के करवाता है। अब कहाँ से करवाता है, तो लीवर से। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का सेक्रेशन या फिर उत्पादन कहाँ से होता है, का निर्माण कहाँ से होता है, तो आपको बताना रहेगा कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। कौन करवाता है, वहाँ पर उपस्थित विटामिन के। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण
फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण लिख लेंगे, प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है, लीवर में होता है विटामिन के के द्वारा, है ना, लिख लीजिए विटामिन के द्वारा, है ना। तो विटामिन के क्या कर रहा है, विटामिन के रक्त का थक्का बनवाए कि नहीं बनवाए, इस तरह से विटामिन के क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है। तो ये बात आपसे स्पष्ट हो गई। उसके बाद आप टाइम लिख लेंगे कि कितने समय बाद रक्त का थक्का मतलब कितने समय तक बन जाता है। उसके बाद अब यहाँ से हमें बात याद रखनी क्या कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हुई तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हुई तो फिर क्या होगा, मतलब उसके शरीर से ब्लड ऐसा ही बहता रहेगा, ब्लड ऐसा बिल्कुल बहता रहेगा। जब ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड बहता रहेगा, तो फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है और उस बीमारी का नाम है क्या, हीमोफीलिया। क्या बीमारी का नाम है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब इसमें क्या है भैया, ये हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक, आनुवांशिक का मतलब समझ रहे हैं कि ये हमारे पितरों से ये बीमारी हमको मिली है, अर्थात हमारे जनकों से ये बीमारी हमें मिली है, आनुवांशिक बीमारी। इसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लोट जो होता है वो नहीं बन पाता है, और ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता है तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, क्या होती रहती है, ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। अब इसमें क्यों नहीं हो पाता है, तो इस बीमारी में क्या कहते हैं कि विटामिन के की अनुपस्थिति रहती है, विटामिन के की अनुपस्थिति, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अनुपस्थिति रहती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आप इतना बता देंगे कि हीमोफीलिया क्या है, कि हीमोफीलिया एक रक्त के थक्का ना बनाने वाली बीमारी है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, और ब्लीडिंग लगातार हो जाएगी तो रोगी की या फिर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बारे में एक इसका नया नाम है, ये भी जान लें, इसको क्रिसमस बीमारी भी कहते हैं, क्या, क्रिसमस बीमारी। क्यों, क्योंकि ये क्रिसमस के दिन ही खोजी गई थी, क्रिसमस बीमारी, इसको क्रिसमस बीमारी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे, इसको लिख लेंगे, क्रिसमस बीमारी है। क्रिसमस बीमारी को इसको कहेंगे, हीमोफीलिया को कहते हैं, ठीक है। अब हीमोफीलिया के बारे में आपने समझ लिया क्या है कि ब्लड की क्लॉटिंग से संबंधित एक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है। तो बस ब्लड की क्लॉटिंग में इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है वो छूट रहा है, देख लो क्या है। हाँ, जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा अक्सर रियल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकली कि कहीं पर आपको चोट लगी, ब्लड की क्लॉटिंग तो हो गई, लेकिन कुछ समय बाद क्लॉटिंग होने के बाद थक्का बन जाने के बाद क्या होता है कि उस जगह पर आप देखते हो कि एक जेली जैसा, मतलब हल्का सा पीला पदार्थ बाहर निकला रहता, चिपचिपा जैसा, उसको क्या कहा जाता है, तो उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। सीरम मतलब क्या, इसे रक्त का सीरम भी कह सकते हैं, रक्त का सीरम। समझिए क्या है रक्त का सीरम। ये रक्त का सीरम क्या है कि जब आप प्लाज्मा में से, किसमें में से, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देते हो, प्लाज्मा में से या फिर ब्लड में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देते हो, तो जो पदार्थ बचता है वही क्या कहलाता है, वही सीरम कहलाता है। ये क्या होता है, ये हल्का पीला और फिर क्या होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, हल्का सा पीला और चिपचिपा होता है। सीरम किसको कहते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग होने के बाद लास्ट में जो हल्का सा पीला चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसी को सीरम कहा जाता है। और सीरम में पूछा जाता है आपसे कि सीरम में कौन सा प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, तो आपको बताना रहेगा कि सीरम में फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता है। सीरम में फाइब्रिनोजन, अगर ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, मतलब वो सीरम नहीं है। अगर आपको पीला पदार्थ प्लाज्मा दिख रहा है और उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित है, ध्यान देखेंगे
प्लाज्मा भी हल्का सा पीला ही होता है, लेकिन क्या कि अगर उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन है तो इसका मतलब आप तुरंत समझेंगे कि वो सीरम नहीं है, वो प्लाज्मा है। लेकिन वहाँ से जैसे ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा तैसे ही उसका रूप क्या बदल जाएगा, सीरम में बदल जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट था। जो भी 2-4-6 पॉइंट यहाँ से बनते थे हमने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट है, अगला है उसको भी देख लेंगे। अब यहाँ से ब्लड के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो वो क्या है, हम पढ़ेंगे ब्लड के ग्रुप के बारे में। क्या ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है ना। ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह इसको कहते हैं, रक्त समूह, रक्त समूह है ना। रक्त समूह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी जान लेते हैं हाथ लगे हाथों। अब रक्त समूह क्या है, तो इसकी आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी, तो इसके बारे में थोड़ी सी एक कहानी हम यही जान लेते हैं कि प्राचीन समय में, बहुत पहले, अब तो नहीं, अब तो नई नई तकनीकी विकसित हो गई हैं, तो वही तकनीकी इनके आधार पर विकसित की गई। लेकिन होता क्या है कि इनकी खोज कहाँ से हुई, तो हम बताते हैं आपको कि पहले क्या होता था, जब किसी व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति घायल हो जाता था, उसके शरीर से इतना ज़्यादा रक्त निकल जाता था, मतलब बहुत बड़ा घाव हो गया है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है कि नहीं हो पाएगी। तो वहाँ से क्या होता है कि रक्त जब ज़्यादा निकल जाता है तो उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। जब रक्त की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसे तुरंत ब्लड देने की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि तुरंत ब्लड देने की आवश्यकता पड़ी तो यदि उसको ब्लड ना दिया जाता तो उसकी डेथ हो जाती, तो उसे ब्लड तो देना पड़ेगा। तो वो ब्लड मिलेगा कहाँ से, तो भाई किसी दूसरी बॉडी से लेना पड़ेगा, किसी दूसरी बॉडी से लेना पड़ेगा। अब पहले क्या होते थे, ब्लड बैंक नहीं थे, जब ब्लड बैंक नहीं थे तो किसी दूसरी बॉडी से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ती थी। अब उसे बचाने के लिए दूसरी बॉडी से यदि ब्लड लिया गया तो कभी कभी होता क्या कि वो व्यक्ति, वो मतलब घायल हुआ व्यक्ति बच भी जाता था और कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती थी, मतलब ब्लड देने के बावजूद भी उसकी डेथ हो जाती थी। कारण ये है कि वहाँ पर ब्लड ग्रुप हमें ध्यान देने रहते हैं, मतलब जिस व्यक्ति से वो ब्लड लिया गया उसका ब्लड ग्रुप कुछ अलग था, मतलब उसकी ब्लड की क्वालिटी कुछ अलग थी, और घायल व्यक्ति की ब्लड की क्वालिटी अलग थी, और दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो मेल नहीं खाए, जिस कारण से घायल व्यक्ति के शरीर में ब्लड जो पहले से भी था वो भी क्या बन गया, क्लोट बन गया। मतलब वहाँ पर हम कहेंगे कि वह उसके शरीर में ही रक्त जम गया, और जैसे ही रक्त जमा सर्कुलेशन की प्रोसेस बंद, इसका मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन बंद, तो इसका मतलब क्या कहोगे कि उसके शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं तो जान ही नहीं, मतलब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड दिया जा रहा है उसके बारे में भी पहले निरीक्षण कर लेना जरूरी है। तो क्या हुआ कि इन 19 ईस्वी, मतलब 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर, इसके द्वारा कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया, लैंड स्टीनर ने इस ब्लड के देने के बारे में या फिर ब्लड को डोनेट करने के बारे में कुछ खोजा। क्या खोजा कि किस व्यक्ति का ब्लड कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, किस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, इसके बारे में इन्होंने जानकारी। कब लैंड स्टीनर ने क्या की, 1900 ईस्वी में इसकी खोज की। क्या खोज की, उन्होंने देखा कि ब्लड का मतलब लोगों के ब्लड को लेकर के चेक किया तो उसमें A, B और O दिया। ये क्या दिया, ये ग्रुप दिया, A, B और O ग्रुप दिया। क्या ग्रुप दिया, A, B और O। अब A, B और O क्या है अभी समझ में आ जाएगा, हमने कहा कि ये ग्रुप है, मतलब ब्लड ग्रुप्स हैं। तो ये A, B, O ग्रुप, ब्लड ग्रुप का सिस्टम दिया। ठीक है, A, B, O ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया गया। अब A किसको कहा उन्होंने, किसको B ग्रुप कहा, किसको O ग्रुप कहा, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी कर लेना है। तो हम देखेंगे उन्होंने कैसे टेस्ट की, क्या देखा, तो उन्होंने ब्लड के मतलब व्यक्ति के प्लाज्मा सेल्स को उठाया। क्या क्या उठाया, ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, RBC सेल है, और फिर ये क्या है, ये प्लाज्मा है। ये RBC सेल है और फिर ये क्या है, ये प्लाज्मा, दोनों को उठाया, दोनों की सेलों को उठाया। ठीक है, WBC को नहीं उठाया था क्योंकि WBC में ये प्रोटीन्स नहीं थे, इसलिए WBC को उन्होंने नहीं लिया। RBC और प्लाज्मा के उठाया तो उन्होंने पाया कि RBC के सेल्स पर प्रोटीन के ऐसे ऐसे आकार के वहाँ पर कुछ उभार दिखे।
क्या दिखे, कुछ उभार दिखे प्लाज्मा सेल्स पर भी इस तरह से कुछ उभार दिखे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जब प्लाज्मा और आरबीसी को अलग अलग रख करके देखा तो यहाँ पर कुछ उभार दिखे। अब ये क्या थे, ये उभार प्रोटीन थे। ये उभार क्या थे, तो ग्लाइकोप्रोटीन थे। क्या थे, ग्लाइकोप्रोटीन थे। ठीक है, क्या थे, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से देखेंगे, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है और ये भी क्या है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये आरबीसी सेल है, ये प्लाज्मा है। ग्लाइकोप्रोटीन ये भी है, ग्लाइकोप्रोटीन का उभार प्लाज्मा सेल्स पर भी उपस्थित है। अब लेकिन जो आरबीसी सेल्स पर ग्लाइकोप्रोटीन थी वहां पर उपस्थित ये जो प्रोटीन है उसको अलग नाम दे दिया उन्होंने। क्या कह दिया, ये एंटीजन है। क्या है, एंटीजन नाम दे दिया। मतलब ये जो यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर इनको क्या कह दिया गया, इन्होंने एंटीजन कह दिया। इसको क्या कह दिया, एंटीजन कह दिया। अब एंटीजन को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे एंटीजन को एंटीजन ही कहेंगे। इनका कोई हिंदी नाम है, हिंदी में भी वही एंटीजन ही कहा जाता है। अब ऐसे में उसके बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन ये भी एक उभार ही है। अब इस उभार को इन्होंने अलग यहाँ पर नाम दिया। लैंड स्टीनर जी ने इनको यहाँ पर क्या कहा, एंटीबॉडी कह दिया। क्या, एंटीबॉडी कह दिया। ठीक है, अब एंटीजन और एंटीबॉडी आपको डिफरेंस दोनों में अंतर मिल रहा होगा। एंटीजन किस पर उपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी किस पर उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा सेल पर होंगे और एंटीजन किस पर होंगे, तो आरबीसी सेल्स पर होंगे। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, तो आपको बताना होगा ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसको बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों में से शरीर के लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ज़्यादा के बारे में हम कुछ नहीं आपको कहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का अपने स्थान पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों का अपने स्थान पर इंपॉर्टेंट रोल है। यदि ये नहीं है तो इनके बिना हम कहेंगे इनका अस्तित्व नहीं, इनके बिना इसका अस्तित्व नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो कौन ज़्यादा गुड है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आप इतना जानिए कि एंटीजन जो है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना, एंटीबॉडी जो है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना। एंटीबॉडी जो है ये हमारे शरीर में किस पे, हमारे शरीर में प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा सेल्स पर उपस्थित होते हैं और ये एंटीजन आरबीसी सेल्स पर। ठीक है, इतनी सी बात आप जाने। अब क्या हुआ कि एंटीजन को इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया और एंटीबॉडी को इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। एंटीजन क्या है, एक एंटीजन ए रख दिया और एक एंटीजन बी रख दिया। ठीक है, और एक एंटीबॉडी क्या रख दिया, स्मॉल ए और स्मॉल बी नाम दे दिया। क्या, स्मॉल ए और स्मॉल बी पहचानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एंटीजन को इन्होंने दो पार्ट में बांटा, एंटीजन ए और एंटीजन बी। फिर इस तरह से एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति के शरीर में इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति के खून में अगर ए एंटीजन उपस्थित है, जिस व्यक्ति के शरीर में या ब्लड में ए एंटीजन उपस्थित है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वो ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति होगा। कैसा ब्लड ग्रुप का होगा, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए उपस्थित होगा वो क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए उपस्थित होगा उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बी उपस्थित होगी। ध्यान से देखेंगे कि जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए उपस्थित होगा उस व्यक्ति की बॉडी में या फिर उस व्यक्ति के सेल्स में क्या उपस्थित होंगे, एंटीबॉडी बी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो उस व्यक्ति के ग्रुप वाले, उस व्यक्ति के ग्रुप या रक्त के समूह को क्या कहा कि ए ग्रुप का व्यक्ति है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति की बॉडी में, जिस व्यक्ति के शरीर में बी एंटीजन उपस्थित होगा, बी एंटीजन उपस्थित होगा तो उसे बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कहा जाएगा। किसका, बी एंटीजन उपस्थित होने के कारण बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कहा गया। लेकिन साथ में यह भी कहा कि जिस व्यक्ति के शरीर में बी एंटीजन उपस्थित है उसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। उल्टा है, उल्टा ध्यान देंगे, उल्टा होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। मतलब बी एंटीजन है तो वहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी उपस्थित है, ए उपस्थित है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को क्या कहा गया कि उसका जो रक्त है वो बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। ठीक है, बी रक्त समूह का व्यक्ति है। अब यहाँ पर इन्होंने एक तीसरा बी ब्लड ग्रुप हो जाता क्या, ओ को हम नील से समझते हैं। मतलब उन्होंने ये भी देखा कि कुछ व्यक्तियों की आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं उपस्थित था,
कुछ व्यक्तियों के आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं उपस्थित था, तो ऐसे में ना तो वहाँ पर ए उपस्थित था और ना ही एंटीजन बी उपस्थित था, लेकिन क्या था, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी दोनों उपस्थित थे। क्या उपस्थित थे? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित थे। तो ऐसे में यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं जबकि एंटीबॉडी दोनों उपस्थित थे, तो ऐसे में उस ग्रुप के, उस रक्त समूह के व्यक्ति को क्या कहा कि उसका जो रक्त समूह है वो ओ रक्त समूह या फिर ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। ठीक है, उसका रक्त समूह क्या है? ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। तो ठीक है, इसको अभी एक हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि 3 के बारे में तो इन्होंने बता दिया, 3 के बारे में तो इन्होंने बता दिया, लेकिन हुआ क्या कि एक ब्लड ग्रुप और बाद में खोजा गया। बाद में 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में क्या हुआ कि एक ब्लड ग्रुप और खोजा गया। क्या? ए बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई। क्या खोज हुई? ए बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की गई। अब हमें ध्यान देना क्या है कि जैसे ही ए बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि वहां पर एंटीजन ए तथा एंटीजन बी दोनों उपस्थित थे। उन्होंने देखा एंटीजन ए तथा एंटीजन बी, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर हम कहेंगे लैंड स्टीनर तथा वीनर, सॉरी लैंड स्टीनर और वीनर नहीं थे। यहाँ पर एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम हम लिख रहे हैं डग स्टेलो तथा स्टर्ली। डग स्टर्लो से लिख लेंगे, डी कोस्टेलो, डी कोस्टेलो सही नाम है, डी कोस्टेलो तथा स्टर्ली, 2 वैज्ञानिक हैं, डी कोस्टेलो तथा स्टर्ली। ये वैज्ञानिक इन्होंने क्या खोजा? 1902 ईस्वी में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। किस ब्लड ग्रुप की खोज? ए बी ब्लड। अब ध्यान रहे, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर जी ने नहीं की थी, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डी कोस्टेलो तथा स्टर्ली ने की थी। किसने नहीं की थी? डी कोस्टेलो तथा स्टर्ली ने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि कुछ व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित थे। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित थे, तो ऐसे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को उन्होंने क्या किया कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। क्या? ए बी ब्लड ग्रुप है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, तो यहाँ पे इनके अनुसार फिर यहाँ पर होना चाहिए कि दोनों कहेंगे कि दोनों एंटीबॉडी होनी चाहिए, एंटीबॉडी ए होने चाहिए, एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि कोई एंटीबॉडी नहीं थी, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन आरबीसी सेल्स पर दोनों एंटीजन उपस्थित थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को उन्होंने क्या कह दिया कि ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, कब? 1902। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि कार्ल लैंड स्टीनर जी को इसके लिए 1930 ईस्वी में क्या चिकित्सा का भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी बात ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड स्टीनर जी को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो आपको बताना रहेगा ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। हाँ, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से एक चार्ट हम आपको बना दे रहे हैं। चार्ट वही आप बना लीजिए, उसको देख लीजिए, वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सिंपली से आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो एक में क्या है? ब्लड ग्रुप, एक तरफ हमने ब्लड ग्रुप रख दिया और इसकी तरफ यहाँ पर एक एंटीजन कर दिया, एंटीजन एक तरफ रख दिया और यहाँ पर एक में एंटीबॉडी रख दिया। क्या है? एंटीबॉडी रख दिया। ठीक है, एंटीबॉडी। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यदि आपसे कहा जाए कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का या फिर किसी व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें कौन सा एंटीजन या फिर कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित होगी, तो आपको बताना रहेगा कि वहाँ पर एंटीजन तो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो एंटीबॉडी बी रहेगी। ध्यान से देखेंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। ये ध्यान रखेंगे। अब इस तरह से यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी तो होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए होगी। उल्टा, ए का ये है और बी का ये है। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन बी और फिर एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है,
ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पर हम कहेंगे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित रहेंगे, लेकिन एंटीबॉडी के बारे में कोई बात नहीं की गई कि कोई भी एंटीबॉडी वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। अच्छा, हिंदी में इनका नाम ऐसे कहते हैं, इनको प्रतिजन शायद कहते हैं, प्रतिजन, इनको प्रतिजन भी कहेंगे, प्रतिजन कहते हैं, और इनको प्रतिरक्षी, हाँ हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे, इनको प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षी है और ये प्रतिजन है। इससे अच्छा है आप एंटीजन और एंटीबॉडी ही याद रखिए। ठीक है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी से ज़्यादा बेटर है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो आपने क्या देखा कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन कौन सा है, तो ए और बी दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है। मतलब प्रतिरक्षी की अगर बात करें तो कोई भी वहाँ पर प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसके शरीर में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं उपस्थित होगा, तो फिर क्या होगा, तो उसके शरीर में दोनों प्रकार के ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित रहते हैं। ध्यान देंगे कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ए और बी दोनों एंटीबॉडी। फिर ए बी है तो एंटीजन ए, कोई एंटीबॉडी नहीं, बी है तो बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी, फिर इस तरह से ए है। तो आप देख पा रहे हैं यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन आपने सुना कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो कौन सा एंटीबॉडी आप इस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको लिखना रहेगा कि कोई भी नहीं। ठीक है, यही सब बातें आपको याद रखनी, यही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीबॉडी, बी है, फिर एंटीजन कौन सा, तो इतनी सी बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात क्या है कि क्यों ऐसा नहीं होता है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ही क्यों नहीं उपस्थित होता है। ध्यान देने की बात है कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए तो होता है, मान लेते हैं, इसके आधार पर इसका नाम दे दिया गया, लेकिन एंटीबॉडी ए क्यों नहीं होता, ये हमें ध्यान देना है। हाँ, एंटीबॉडी ए इसलिए नहीं होता है कि जैसे जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों अगर समान रूप से उपस्थित हो जाएंगे तो वहाँ पर व्यक्ति का ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कोएगुलेशन हो जाएगा। कोएगुलेशन का मतलब क्या कि उसका ब्लड चिपचिपा हो जाएगा, जेली जैसा बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत एकदम विरोधी हैं। ध्यान देंगे ए और ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर साथ साथ हुए तो वहाँ पर तुरंत ही ब्लड के मतलब शरीर का ब्लड तुरंत क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और यही समझ लो जैसे ही ब्लड जम हुआ तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यही कारण था कि जब वहाँ पर ब्लड दिया जा रहा था दूसरे व्यक्ति को तो उसकी मतलब घायल व्यक्ति की डेथ हो जा रही थी। क्या कारण था, यही कारण था कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब वहाँ पर उसके शरीर में कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित था, तो हम कहेंगे एंटीबॉडी तो बी उपस्थित था। लेकिन क्या हुआ कि उस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कर दिया गया, बी का ब्लड ग्रुप दे दिया। बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति का जब ब्लड दे दिया गया तो वहाँ पर एंटीजन ए उपस्थित था। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए दोनों मिलकर के फिर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी दोनों मिलकर के क्या करा दिए, क्लॉट बना दिए। उसका रक्त क्या हुआ, थोड़ी देर में देखते देखते उसका रक्त जम गया और उसकी डेथ हो गई। इसी कारण से ब्लड ग्रुप की जानकारी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम कहेंगे ब्लड का आदान करने जाते हैं। मतलब कहेंगे कि जब हम रक्त को दान करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, हमारे रक्त की जांच करता है, खून की जांच करता है, या फिर कहेंगे ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ से स्पष्ट हुई। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा ABO सिस्टम था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था, उसमें कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। ठीक है, उसमें कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं, तो आपने देखा एक AB और O, चार तो देखा। लेकिन होता क्या है कि हमने देखा था एक क्वेश्चन, उसमें 8 लिखा था। 8 का कारण क्या था, उसके पीछे भी कुछ कारण था। क्या था कि उसको A पॉजिटिव, फिर A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव ना, इस तरह से उसको बांटा गया था पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। जैसे भाई A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप तो हैं किसमें, तो हम कहेंगे ABO सिस्टम में। ठीक है, ABO सिस्टम में ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन क्या कि प्रत्येक ब्लड के 2 ब्लड हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप के
दो दो अपने अलग अलग ग्रुप में हैं। क्या ए पॉजिटिव, फिर ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, फिर यहाँ पर ए बी पॉजिटिव, फिर ए बी निगेटिव, फिर यहाँ से ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। इस तरह से देखें तो टोटल कितने हुए, टोटल 8 ब्लड ग्रुप है। ठीक है, टोटल 8 ब्लड ग्रुप है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप हैं तो आप 8 आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब कि ये 8 किस आधार पर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर, अन्यथा रियल कितने हैं तो रियल 4 ही हैं। ठीक है, ए बी और ओ। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में पूछ रहा है तो आपको बताना रहेगा कि 8 ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इतनी सी बात आप बता देंगे कि हमारे एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप हैं, 8 है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो मनुष्य का ब्लड है, या फिर कहेंगे कि जो एक मनुष्य की बॉडी है उसमें जो रक्त उपस्थित होता है किस ब्लड ग्रुप सिस्टम का है, तो आपको बताना रहेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम का व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगला पॉइंट स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट ही पढ़ लेते हैं। देखो इतनी सी बात आप जान गए। अब ध्यान रखना कि कभी भी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, आप तुरंत गलत हो जाओगे ना, गलत कर जाओगे क्वेश्चन। तो यहाँ से अब अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है, रक्त आदान। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। रक्त आधान, रक्त आधान की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, जब एक व्यक्ति कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके शरीर से अगर ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो उसे खून की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि खून उसे देने की बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो खून कहाँ से दिया जाएगा, या तो किसी दूसरे व्यक्ति से दिया जाएगा, या फिर ब्लड बैंक से खरीद लिया जाए, वहाँ से दिया जाए। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या होता है कि आपके ब्लड ग्रुप की जांच होगी। कैसे, तो आपको अपने देखा भी चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप की जांच होती है, किसके, रोगी की भी, और जो आपको दिया जा रहा है, जो आप ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं, आपके भी ब्लड ग्रुप की जाँच होगी। ठीक है, तो दोनों की ब्लड ग्रुप की जांच होती है। और वहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए का है और वो चोटिल हो जाता है, वो घायल हो जाता है और उसे तुरंत ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है, तो किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति उसे ब्लड दे सकता है ना, तो किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति उसे ब्लड दे सकता है, आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसको सरलता से याद कर लेंगे कैसे। अब रक्त आदान मतलब समझ गए कि क्या आवश्यकता होती है, तो इसीलिए दूसरे व्यक्ति को जीवित करने के लिए समझ लीजिए ऐसा। तो 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए है, ए बी है, फिर उसके बाद ओ है और फिर बी है। ठीक है, क्या क्या है, ए है, ए बी है, बी है और ओ है, 4 ब्लड ग्रुप हैं। अब इसको कैसे कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, चलो इस तरह से ये एक नॉर्मल सी फिगर के रूप में हम यहाँ पर बनाते हैं। अभी देखो कैसे याद होता है, कुछ करना नहीं रहेगा, हमें सिस्टम से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड, किसको खून दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, पहले आप यहाँ पर एक हेडिंग बना लेंगे क्या, कि रक्त आदान मतलब रक्त दे सकता है ना, डोनेट की बात कर लेते हैं। क्या, डोनेशन की बात कर लेते हैं, किसको डोनेट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है, किसको डोनेट, यहाँ पर डोनेशन की बात हो जाए कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, कि यहाँ पर आपको हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, डोनेट की बात कर लेते हैं पहले। डोनेट में क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको ब्लड दे सकता है, दूसरे ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। किसको दे सकता है, ए वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। कौन सा, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको रक्त देगा, जिस व्यक्ति का रक्त ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, उसको दे सकता है। और किसको दे सकता है, तो और फिर ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अर्थात ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट कर सकता है, और किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है। ध्यान देंगे, ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अगर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो किसको रक्त देगा, ए को देगा, और किसको देगा, ए बी को देगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसको रक्त देगा, तो हम कहेंगे वो बी को रक्त देगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसको रक्त देगा, ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को रक्त देगा, और फिर किसको रक्त देगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा। ध्यान से देखेंगे, तीर जिस तरफ निशाना कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको व्यक्ति ब्लड देगा।
मतलब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, हम यहाँ पर ठीक है लिख देते हैं, ये है डोनर, ठीक है, ये डोनर है, तो ये क्या है, ये रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी रिसीवर हो जाएंगे। अगर बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो किसको, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा, ठीक है। उसके बाद और किसको देगा, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो किसको रक्त देगा, ओ को रक्त देगा। ध्यान देंगे, किसको रक्त देगा, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा, फिर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा, फिर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा, और फिर किसको रक्त देगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त देगा। ध्यान से देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो किसको किसको रक्त दे सकता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सर्वदाता जिसको कहते हैं ना, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं। तो अभी स्पष्ट हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो किसको रक्त देगा, तो ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। मतलब यहाँ से ए बी और ए बी सबको दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। कौन, किसका, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक तो अभी चार्ट देखा किसको डोनेट करेगा, मतलब ए किसको डोनेट करेगा, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और ए बी वाले को, बी किसको डोनेट करेगा, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ओ ए बी और ए बी को डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन ए बी की यदि बात की जाए, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसको डोनेट करेगा, वो केवल और केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही डोनेट करेगा और किसी को भी नहीं डोनेट करेगा। ध्यान रहे, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा, किसको दे सकता है, तो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है और किसी को भी नहीं दे सकता। तो ये तो बात हो गई डोनर की। अब यहाँ देखो, सर्वदाता किसको कहा गया, ये सर्वदाता ओ ग्रुप को कहा गया, किसको कहा गया, सर्वदाता कहा गया। सर्वदाता किसको कहा गया, ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा गया। क्यों, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति लगभग सबको रक्त दे सकता है, किसको, सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको रक्त नहीं दे सकता, केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर दूसरी बात आती है कि किससे रक्त ग्रहण कर सकता है, अगर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसे जरूरत पड़ जाए तो वो किससे रक्त ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो वो किससे रक्त लेगा, तो हम कहेंगे ए से रक्त लेगा, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त लेगा। फिर उसके बाद ए बी है तो वो किससे रक्त लेगा, ये ऐसा एक छोटा सा फिगर यहाँ पर आप बना लीजिए, बस नहीं, इसी में कहानी पूरी हो गई। ध्यान से देख लेंगे, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो किससे रक्त लेगा, किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है। यहाँ पर अब डोनेट की बात नहीं, रिसीविंग की बात हो रही है, रिसीवर की बात हो रही, रिसीवर मतलब रिसीविंग की बात हो रही, किससे रिसीव कर सकता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो किससे रक्त ले सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है। देख लीजिए यहाँ पर तीर किस तरफ निशाना कर रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है, तो ई की तरफ कर रहा है, मतलब ए से ले सकता है। उसके बाद और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ध्यान रहे, ओ से भी तो क्या हो रहा है, यहाँ से इशारा हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे रक्त लेगा, तो ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। अब यहाँ पर दूसरा तीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक बनी है, ठीक है। तो दूसरा हम नहीं बना रहे हैं, इसी में आप समझिए। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर खून लेगा तो किससे लेगा, ए से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है। ए बी वाला ब्लड ग्रुप अगर ए बी को खून की जरूरत हुई तो किससे ले सकता है, ध्यान दें, ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, तो ये सबसे ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी से ले सकता है। ये किससे रक्त ले सकता है, सभी ब्लड ग्रुपों से रक्त ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बी को रक्त की आवश्यकता हुई तो किससे रक्त लेगा, बी को रक्त की आवश्यकता हुई तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हुई तो किससे ब्लड लेगा, तो केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है और किसी से भी नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं केवल एक तीर ही इस तरफ इशारा करे, बाकी सब इधर उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है, ठीक है। तो इतनी सी बात शायद समझ गए होंगे कि किससे कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है, किससे नहीं ले सकता है। अब यही बात है तो एक चार्ट हम बना दें, चार्ट के रूप में भी देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चार्ट आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से देखेंगे
ये क्या है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर क्या, ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर डोनेट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डोनेट किसको करेगा, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं रिसीव, ठीक है, रिसीव, रिसीव किससे करेगा, ठीक है। अगर ए है, बी है, ओ है, सॉरी ए बी, ठीक है, पहले ए बी लिख लेते हैं, फिर ओ है, ध्यान देंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, किसको रक्त डोनेट करेगा, तो आप देख रहे हैं ए को डोनेट कर सकता है, और फिर किसको, ए बी को, ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। ध्यान रहे, ए को, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो किसको डोनेट करेगा, ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। लेकिन रिसीव किससे करेगा, तो यहाँ से ओ और ए से, ठीक है, किससे, ए से रिसीव कर सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से क्या, ए से रिसीव कर रहा है और ओ से रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी को डोनेट कर रहा है और ए बी को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो बी को डोनेट कर रहा है और ए बी को डोनेट कर रहा है, लेकिन रिसीव किससे कर रहा है, तो बी से कर रहा है और ओ से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी से कर रहा है और ओ से कर रहा है, कौन, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर ए बी का है तो किससे रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ए बी से कर रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी से कर रहा है, और किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, ए से कर रहा है, और किससे कर रहा है, बी से भी कर रहा है, और किससे कर रहा है, ओ से भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए बी और ओ से रिसीव करता है कौन, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। लेकिन अगर डोनेट करना हुआ तो किसको डोनेट करेगा, केवल और केवल, यहाँ पर देख रहे हैं एक ही निशान, एक ही तीर लगा है, तो किसको डोनेट करेगा, केवल और केवल ए बी को ही डोनेट करेगा, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट करेगा। इस तरह से आगे क्या है, आगे ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या करेगा, किसको रक्त डोनेट करेगा, तो हम कहेंगे किसको किसको डोनेट करेगा, सॉरी यहाँ पर ये ए बी गलत हो गई, गलत क्या हो गया कि ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है किसको डोनेट करेगा, तो हम देखेंगे डोनेट के संबंध में केवल ए बी को ही डोनेट करेगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे ए बी को डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, ए बी को डोनेट करेगा। और रिसीव भी किससे करेगा, तो रिसीव के संबंध में यहाँ पर देख रहे हैं ए बी से रिसीव करता है, किससे रिसीव करता है, ए बी से रिसीव करता है, ए से, ओ से और बी से, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया था, ए बी और फिर ओ। रिसीविंग के संबंध में सबसे रिसीव करेगा कौन, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी से रिसीव करेगा, ए से रिसीव करेगा, ओ से रिसीव करेगा और बी से। क्यों, क्योंकि तीर के निशान उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जाने का मतलब क्या, रिसीविंग से संबंध है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर डोनेशन की बात आई तो ये इधर निशान लगेगा, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट करेगा, तो केवल और केवल ए बी को। फिर अगर ओ है तो ओ किसको डोनेट करेगा, तो देख रहे हैं ए बी और ओ सबको डोनेट करा, तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ ए बी और फिर आ गई ए बी, ठीक है। इन सबको डोनेट कर रहा है, लेकिन रिसीव किससे करेगा, तो केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रिसीव करेगा, ठीक है। क्या, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे रिसीव करेगा, केवल और केवल ओ से रिसीव करेगा। डोनेट के संबंध में सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पर सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सभी से रिसीव कर रहा है, लेकिन सबको दे कौन है, तो ओ दे रहा है, ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है रक्त आधान के संबंध में, ठीक है। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया हो सारी चीज़ें। ये आप एक स्ट्रक्चर मतलब ये जो फिगर है अपनी, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, एक बार दो बार बना लीजिए, आपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। टेबल रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, टेबल रखने की आपको आवश्यकता नहीं, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन और पूछता है, लेकिन वो क्या है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको ये देखना है आज पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, मतलब वहाँ से एक और इंटीजन आ जाता है RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर के बारे में हम बातें करेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। अब आज तक के लिए बस इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.